नमस्कार, मैं डॉक्टर पी.एम. त्रिपाठी, डायरेक्टर वैद ICS लखनऊ। आज आपके साथ हमारे विदेश मंत्री श्री जयशंकर साहब के उस बयान को लेकर के आया हूँ जिसमें उन्होंने कहा है कि ट्रेड नॉट जस्ट ग्लोबलाइज्ड बट ऑल्सो वेपनाइज्ड, कि अब विश्व में जो व्यापार है वो सिर्फ वैश्वीकृत नहीं हुआ है बल्कि उसका शस्त्रीकरण भी हो गया है। इसका मतलब क्या है? और मुझे लगता है कि हम सबको इस पर गौर करना चाहिए और देखना चाहिए कि हमारे विदेश मंत्री ये क्यों कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 25 सालों से जब से हमारे देश में और दुनिया में ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू हुई, खुले बाजार, ओपन इकोनॉमी, मार्केट सिस्टम को तरजीह दी जाने लगी, तो उससे फ़ायदा तो हुआ लेकिन बहुत बड़ी संख्या में जॉब लॉस हुए, लोगों की नौकरियां गईं, आम तौर पर जो जीवन स्तर है उसमें अमीरी और गरीबी के बीच की खाई बढ़ी, लोगों में असंतोष की भावना बढ़ी। तो उस तरह से उन्होंने कहा कि इट हैज लेड टू डिससैटिस्फैक्शन, इससे असंतोष जो है ये लोगों में बढ़ता चला गया। और अब पिछले कुछ समय से जब से हम देख रहे हैं कि पहले रशिया यूक्रेन वॉर और अब मिडिल ईस्ट में इजराइल, ईरान, लेबनान, इन सब का जो युद्ध की स्थिति बनी हुई है और युद्ध जैसे हालात हैं, गंभीर स्थिति है, वेरी सीरियस सिचुएशन। तो जो डेवलपमेंट होना चाहिए था, विकास की योजनाएं होनी चाहिए थी, खासतौर से जो पिछले साल हमारे देश में G20 समिट हुआ था, उसमें दो बड़ी बातें की गई थी कि एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स की बात थी, MDBs बहुपक्षीय विकास बैंक, और दूसरी IMEC इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। उस पर जो प्रगति हो जानी चाहिए थी, जो प्रोग्रेस होनी चाहिए थी, वो रुक गई क्योंकि दुनिया जो है आज रशिया यूक्रेन क्राइसिस और मिडिल ईस्ट क्राइसिस, इन दो बड़े संकटों से गुजर रही है। और इसलिए हम देख सकते हैं कि ऐसे में अपने अपने देश की अर्थव्यवस्था और बाजार को बचाने के लिए, अपने देश में रोजगार को बचाए रखने के लिए, रोजगार को बाहर न जाने देने के लिए और अपने देश के कारोबार, उद्योग को संरक्षण देने के लिए दुनिया भर के देश आज एंटी डंपिंग और एक्शंस ले रहे हैं, वो ड्यूटीज बढ़ा रहे हैं, फॉरेन गुड्स को अपने यहाँ आने से कैसे वो उस पर रोक लगा सकते हैं, उस पर कस्टम्स ड्यूटी, उस पर एंटी डंपिंग प्रोविजंस लगाए जा रहे हैं। और इसको ही चाइना शॉक 2 का नाम दिया गया है क्योंकि अमेरिका ने ही में चीन से आने वाली तमाम वस्तुएं जो अमेरिका में जाती हैं उन पर बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाए हैं, बहुत ज़्यादा तटकर लगाए हैं। और हमने भी, भारत ने भी 2024 में आप देख सकते हैं कि 30 एंटी डंपिंग मेजर्स अगेंस्ट चाइना, ये जो हमने किया है ये बहुत बड़ा कदम उठाया है, क्योंकि ये एंटी डंपिंग एक्टिविटी जो हमने की अब तक, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है। और उससे चाइना का जो शर्त था जो अमेरिका ने उसको दिया, और दूसरा जो भारत ने उसे दिया, वो 2024 अलोन इंडिया इम्पोज्ड ओवर 30 एंटी डंपिंग मेजर्स अगेंस्ट चाइना, द हाईएस्ट नंबर फॉर एनी कंट्री। ये भारत ने अब तक जितने भी देश हैं उनमें सबसे ज्यादा अगर सैंक्शंस लगाए, इस तरीके की एंटी डंपिंग मेजर्स उठाए तो चाइना के खिलाफ उठाए। और अब हम देख सकते हैं कि इसलिए बार बार हमारे विदेश मंत्री कहते हैं ट्रेड इज नॉट जस्ट ग्लोबलाइज्ड, इट्स ऑल्सो वेपनाइज्ड। व्हेन ट्रेड एंड फाइनेंस आर वेपनाइज्ड, कंट्रीज टेक डिफेंसिव मेजर्स। जो देश हैं जब अपने अपने बाजार का शस्त्रीकरण करते हैं तो फिर वो अपने अपने देश की अर्थव्यवस्था को बचाने का बहुत सारा उपाय अपनाते हैं। यहां पर वेपनाइजेशन या शस्त्रीकरण से मतलब हथियारों की खरीद नहीं है, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आर्म्स और एमुनिशन की होड़ नहीं है, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप अपने देश में बाहर के व्यापार को रोकने के लिए किस तरीके के कदम उठाते हैं ताकि आपके जो नेशनल इंटरेस्ट हैं, आपके जो राष्ट्रीय हित हैं, उनका संरक्षण हो, उनका प्रोटेक्शन हो। और इस तरह से ये जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि हम अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए सारे काम करते हैं। He added that countries are willing to compromise economic efficiency for the sake of national security, privacy protection, and in some cases, keeping jobs at home.
यानी कि जब देश ऐसा करते हैं तो वो सिर्फ अपने देश की आर्थिक कार्यकुशलता से ही समझौता नहीं करते, बल्कि वो इसलिए करते हैं क्योंकि अपने देश की राष्ट्रीय सुरक्षा और अपने देश के लिए निजता का संरक्षण और कुछ हद तक अपने देश में रोजगार को बनाए रखने के लिए ये कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। एंड इन एसेंस द रियलिटीज ऑफ ग्लोबलाइजेशन आर गोइंग टू क्लैश विद द फोर्सेस ऑफ प्रोटेक्शनिज्म। और इस तरह से एक तरफ वैश्वीकरण की प्रक्रिया चलती है जिससे कि दुनिया के देश एक दूसरे से ज्यादा व्यापार और कारोबार करते हैं, एक दूसरे से ज्यादा जुड़ते हैं, लेकिन इसके साथ जब दूसरे देश प्रोटेक्शनिज्म या संरक्षणवाद को अपनाते हैं तो अपने देश की अर्थव्यवस्था को वो बचाने के लिए, अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए, अपने देश में रोजगार को बनाए रखने के लिए, अपने देश में बाहरी तकनीक और वस्तुओं को आने से बचाने के लिए वो तरह तरह के कदम उठाने लगते हैं। इसी को संरक्षणवाद या प्रोटेक्शनिज्म कहा जाता है। इसीलिए आप देख सकते हैं कि जो IMEC, इंडिया मिडिल ईस्ट एंड यूरोप कॉरिडोर और मल्टी डेवलपमेंट बैंक्स, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स, बहुपक्षीय जो ये विकास बैंकों की परियोजना थी, ये एक तरह से रुक सी गई है। और आप देख सकते हैं IMEC जो था ये बड़ा ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट था जो कि चाइना के वन बेल्ट वन रोड के बरक्स तैयार किया गया था, उसके पैरेलल बनाया गया था ताकि चाइना का जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव था उसको, उसके एक्सपेंशनिज्म को, उसके विस्तारवाद को और चाइना की बढ़ती हुई दुनिया में जो ताकत है उसको कुछ हद तक रोका जा सके। इसके लिए जो IMEC का डिजाइन तैयार किया गया वो बहुत ही बेहतरीन था और इसमें हमारे IMEC में एक लैंडमार्क इंफ्रास्ट्रक्चर पहल, एक इनिशिएटिव ली गई थी G20 समिट सितंबर 2023 में, जब हमारे देश में G20 समिट हुआ था। दिस प्रोजेक्ट एम्स टू स्ट्रेंथन ट्रेड, एनर्जी एंड डिजिटल कनेक्टिविटी बिटवीन इंडिया, द मिडिल ईस्ट एंड यूरोप। इसके द्वारा भारत, मध्य पूर्व और यूरोप के देशों के बीच जो फोकस किया गया वो व्यापार पर, ऊर्जा सुरक्षा पर और डिजिटल संपर्क बढ़ाने पर ध्यान दिया गया। और इस तरह से आप इसमें देखेंगे कि इसके कई सारे की ऑब्जेक्टिव्स तय किए गए टू बूस्ट ट्रेड एंड कनेक्टिविटी, कि व्यापार और संपर्क बढ़े, इससे लोगों को रोजगार मिलेगा, अर्थव्यवस्था बेहतर होगी, एनर्जी सिक्योरिटी, आर्थिक सुरक्षा, बढ़ती हुई जनसंख्या की जरूरतों के हिसाब से लोगों को नए नए ऊर्जा के विकल्प मिले, डिजिटल कनेक्टिविटी यानी कि एक देश दूसरे देश के साथ डिजिटल संपर्क बढ़ाए और हाई स्पीड इंटरनेट और डेटा इसका फ्लो बढ़े पूरी दुनिया में, इसके लिए उपाय किए गए। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो IMEC है, इस कॉरिडोर को, इस गलियारे को दो हिस्सों में बांटा गया। ईस्टर्न कॉरिडोर यानी कि पूर्वी गलियारा लिंकिंग इंडिया टू द मिडिल ईस्ट, ये भारत को मध्य पूर्व से जोड़ेगा, एंड नॉर्दर्न कॉरिडोर कनेक्टिंग द मिडिल ईस्ट टू यूरोप, जो कि मध्य पूर्व को यूरोप से जोड़ेगा। और इस तरह से इस IMEC में जो कॉम्बिनेशन होगा जोड़ने का इन देशों को, वो रेलवे के जरिए, शिपिंग लेन्स के जरिए यानी पानी के जो जहाज हैं, रोड नेटवर्क इसका भी इस्तेमाल किया जाएगा, और मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क यानी उसमें सड़क भी हो गए, बंदरगाह भी होगा, रेल नेटवर्क भी होगा, कई तरह के आने जाने के साधनों का इस्तेमाल किया जाएगा। और इस तरह से इसमें भारत के साथ साथ जो हमारे मिडिल ईस्ट के तमाम कंट्रीज हैं, खासतौर से सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड अदर गल्फ नेशंस, वो इसमें शामिल होंगे जो खाड़ी के देश हैं। और हम देख सकते हैं इसमें यूरोप के भी देश शामिल होंगे, खासतौर से यूरोपियन यूनियन कंट्रीज जो यूरोपियन यूनियन के देश हैं। और इस तरह से ये एक ऐसा नया मल्टी मेगा इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट होगा जिसमें रेल नेटवर्क भी होगा, इसमें शिपिंग रूट भी होंगे, और शिपिंग रूट के साथ साथ इसमें एनर्जी पाइपलाइंस, ऊर्जा का प्रवाह एक देश से दूसरे देश, एक द्वीप से दूसरे महाद्वीप में ले जाने के लिए किया जाएगा। फाइबर ऑप्टिक केबल्स बिछाए जाएंगे जिससे कि ई-कॉमर्स और टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन बढ़ेगा, तकनीकी प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान बढ़ेगा। ये आप देख सकते हैं भारत में मुंबई से ये जाबिल अली UAE में होते हुए, रियाद और इजराइल हाइफा होते हुए, और इस तरह से ये ग्रीस तक पहुंचेगा। तो ये ईस्टर्न कॉरिडोर है
और ये नॉर्दर्न कॉरिडोर है, जिस तरह से इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर को जोड़ने की कोशिश का प्लान तैयार किया गया है। हालांकि इन दो घटनाओं से जो रशिया यूक्रेन और मिडिल ईस्ट की जो क्राइसिस हुई है, जो इजराइल, ईरान, लेबनान और ये सब विवाद चल रहा है, पिछले साल 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर अचानक हमला बोल करके कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया था और कई लोगों को बंधक बना लिया था, जो अभी तक पूरी तरह से छुड़ाए नहीं जा सके। और इस तरह से जो दुनिया IMEC की तैयारी के लिए जा रही थी, आज वो युद्ध में फंसती हुई नजर आ रही है। इस लिहाज से हमने देखा कि अपने देश में जब अर्थव्यवस्था को बचाने के उपाय किए जाते हैं तो किस तरीके का शस्त्रीकरण की बात जो जयशंकर साहब ने की, उनका आशय क्या था, उनका कहने का मतलब क्या था। तो उसका मतलब यह था कि फिर देश अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए दूसरे देशों पर इकोनॉमिक सैंक्शंस यानी आर्थिक प्रतिबंध लगाते हैं, साथ ही टैरिफ्स एंड ट्रेड बैरियर्स यानी कि नए नए व्यापार में बाधाएं और तटकर अधिक बढ़ा देते हैं ताकि बाहर से आने वाले सामान महंगे हो जाए। कंट्रोल ओवर सप्लाई चेन्स, जो आपूर्ति श्रृंखला है उसके ऊपर नियंत्रण स्थापित करते हैं, और टेक्नोलॉजिकल एक्सपोर्ट कंट्रोल यानी कि तकनीक के बाहर भेजने पर उस पर नियंत्रण लगाना शुरू करते हैं। और ऐसा करके वो अपने देश की अर्थव्यवस्था और राष्ट्र हितों की सुरक्षा करते हैं। और इसी के साथ साथ रिसोर्स डिप्लोमेसी यानी संसाधन कूटनीति, नेशंस रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज सच एज ऑयल और गैस may manipulate the supply of these resources as a geopolitical weapon। तो जिन देशों के पास अधिक प्राकृतिक संसाधन है, जैसे कि तेल है, गैस है, वो अपने संसाधनों का इस्तेमाल किन देशों को देना है, किन देशों को नहीं देना है, इस भू राजनीतिक हथियार के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। रशिया फॉर इंस्टेंस हैज यूज्ड इट्स गैस सप्लाईज एज लीवरेज ओवर यूरोप। जैसे कि आप देख सकते थे कि जब रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया तो यूरोप के तमाम देशों ने उस पर तरह तरह के सैंक्शंस और प्रतिबंध लगा दिए, और तब रूस ने अपने गैस पाइपलाइन और गैस सप्लाई का इस्तेमाल अपने बढ़त बढ़ाने के लिए किया, जिसका आपने पूरी दुनिया में एक नायाब उदाहरण देखा। और भारत सहित यूरोप के तमाम देशों ने सस्ती गैस होने के कारण उसको खरीदा। इस तरह से ये मतलब कि किस तरीके का वेपनाइजेशन या शस्त्रीकरण किया जाता है, ये आशय था हमारे विदेश मंत्री जी का, जो उन्होंने कहा कि ट्रेड इन द वर्ल्ड इज नॉट ओनली ग्लोबलाइज्ड बट ऑल्सो वेपनाइज्ड, कि अब विश्व में व्यापार न सिर्फ वैश्वीकरण की ओर बढ़ रहा है बल्कि इसका शस्त्रीकरण भी हो रहा है। यहां शस्त्रीकरण में फिर आपको बता दूं से अर्थ सिर्फ हथियार खरीदना या अपने यहां वॉर एम्युनिशंस, वेपन्स इनको इकट्ठा करने से नहीं है, बल्कि इस तरीके के तौर तरीकों के इस्तेमाल करने से है जिससे हम अपने राष्ट्र हितों की सुरक्षा करें। दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण खबर है कि अभी हाल ही में सरकार ने भारत की 5 भाषाओं को नए क्लासिकल लैंग्वेजेस, शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है। यह बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, जो कि सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स और मेंस दोनों में पूछा जा सकता है कि वो 5 भाषाएं कौन सी हैं जिनको कि क्लासिकल लैंग्वेज या शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। इन भाषाओं में मराठी, पाली, प्राकृत, असमीज और बंगाली हैं। ये 5 भाषाएं जिनको कि सरकार ने क्लासिकल लैंग्वेज, शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है। इसके पहले 6 भाषाएं, यानी आप मिला करके इन 6 और 5 को कुल 11 शास्त्रीय भाषाएं देश में हो गई हैं। जो पहले थी वो तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया थी। इस तरह से 6 को पहले ये दर्जा दिया गया था और अब 5 को देने से इनकी संख्या 11 हो गई है। इसकी मांग बहुत पहले से की जा रही थी और भारत में अक्टूबर 12, 2004 को तमिल बिकेम द फर्स्ट इंडियन लैंग्वेज टू रिसीव क्लासिकल स्टेटस। सबसे पहले तमिल को शास्त्रीय भाषा का दर्जा भारत में 2004 में दिया गया। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इसके लिए भारत सरकार ने एक लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी
अंडर साहित्य अकेडमी, जो कि भाषाई विशेषज्ञ समिति थी, साहित्य अकादमी के तहत काम कर रही थी। और नवंबर 25 को संस्कृत वॉज डिक्लेयर्ड एज अ क्लासिकल लैंग्वेज, और उसके बाद संस्कृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। इसी के साथ साथ तेलुगु को 2008 में, कन्नड़ा को 2008 में, मलयालम को 2013 में और उड़िया को 2014 में क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया जा चुका है। जब किसी भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज या शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाता है तो वो कई तरीके के सरकार के द्वारा उसको ग्रांट मिलती है, उस पर रिसर्च किए जाते हैं, उस पर लिटरेचर को प्रचार प्रसार करने के लिए, साहित्य का प्रचार प्रसार करने के लिए काम किया जाता है, अनुदान मिलता है, साहित्य को बढ़ावा देने के लिए कोशिशें की जाती हैं, वो स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल की जाती हैं, और फिर यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस बनाए जाते हैं, उस भाषा में लोगों को रोजगार मिलता है और उस भाषा का संरक्षण और प्रचार प्रसार होता है। तो इन खबरों के साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और ऐसी ही तमाम खबरें जो सिविल सर्विसेज के लिए ज़रूरी हैं या तमाम दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ज़रूरी हैं, उनके लिए देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।